जय हिंद दोस्तों, एएमआई में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग 2024 को टारगेट करके कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं सोशल साइंस का। ठीक है, टोटल हम लोग 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और आप विश्वास रखिए, अगर आप हमारे ये 100 वाला सीरीज देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का, तो आपको सब्जेक्टिव में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको डेली बेसिस पर हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाता है। वहां जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास का नोटिफिकेशन और क्लास होगी नहीं होगी सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम पे पता डेली के बेसिस पे चल जाता होगा। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? ऑस्ट्रिया क्या किया था इटली और जर्मनी के एकीकरण में? 2013 में और 2020 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो देखिए, समझते हैं पहले। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो है बहुत बड़ा बाधक था, मतलब रुकावट था। बात क्या था ना बाबू, कि जर्मनी और इटली दोनों जगह पर जो है ना, दोनों का कुछ कुछ राज्य पर प्रांत मतलब राज्य होता है, उस पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। ठीक है, तो ये जो है इटली जर्मनी का एकीकरण होने देना नहीं चाहता था। तो यही था, यही भूमिका था उसका कि बहुत बड़ा बाधक था, वो इटलीकरण एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। फिर भी इटली इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, कैसे हुआ उसको जानेंगे। देखिए, आंसर में लिखा हुआ है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसी चीज का भी भूमिका पूछे तो सबसे पहले यही लिखेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब देखिए, ऑस्ट्रिया इटली तथा जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था, मतलब इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। इटली तथा जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। प्रांत मतलब हम आपको बता दिए, प्रांत मतलब होता है राज्य। इटली और जर्मनी के राज्य पर क्या था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इन दोनों देशों ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालकर अपना अपना एकीकरण कर लिया। दोनों देश क्या किया? ऑस्ट्रिया को लड़ करके युद्ध के माध्यम से बाहर निकाला और अपना अपना एकीकरण किया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे। चलिए, अगला है, मेजनी कौन था? 2019 में प्रश्न आया है। मेजनी कौन था? तो देखिए, मेजनी मुख्यतः एक साहित्यकार था। अब साहित्यकार आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि साहित्यकार क्या होता है। तो साहित्य लिखने वाला को हम लोग साहित्यकार बोलते हैं। किसको? साहित्य लिखने वाले को हम लोग साहित्यकार कहते हैं। ठीक है, तो मेजनी क्या करता था? साहित्य लिखा करता था। और साहित्यकार के अलावा एक योगी सेनापति भी था। ठीक है, मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर बोला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि इटली के एकीकरण का मसीहा या इटली के एकीकरण का पैगंबर किसको बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है? मेजनी को बोला जाता है। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। उसने इटली के एकीकरण के उद्देश्य से 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। मेजनी यंग इटली नामक संस्था का स्थापना कब किया था? तो 1831 में। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, और मेजनी ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो यंग इटली। मतलब तीन चार क्वेश्चन जो है इस स्लाइड से आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा खास करके। तो समझ गए होंगे मेजनी क्या था। तो मेजनी पहले भैया साहित्यकार था। क्या था? साहित्यकार था। ठीक है, और क्या था? और सेनापति भी था, योगी सेनापति था। ठीक है, अच्छा, और क्या था? तो चलिए, सेनापति का स्पेलिंग सही कर लिया, सेनापति भी था। और क्या था? तो भैया वो जो है पैगंबर उसको बोला जाता है, इटली के एकीकरण का पैगंबर बोला जाता है। ठीक है, तो इतना को लिख दीजिएगा ना, 2 नंबर मिल जाएगा। सोशल साइंस से तो क्या हुआ, बहुत तीन चार लाइन आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? 2012 में पूछा, 14 में पूछा, 16 में भी पूछा जा चुका है। तो जर्मनी का एकीकरण करवाने में बिस्मार्क क्या नीति अपनाया था? तो आप लोग सुनेंगे, लौह और नो, लौह और रक्त की नीति का अवलंबन किया था। क्या क्या था? लौह और रक्त की नीति का अवलंबन। तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रजा की स्थिति मजबूत की थी। आर्थिक सुधार मतलब रुपया पैसा के मामले में प्रजा को सुधारा, जर्मनी को सुधारा। ठीक है, इससे सैनिक शक्ति भी सुदृढ़ हुई। अब बताइए, आपके पास पैसा आएगा तो आप उसको सैनिक पे खर्च कीजिएगा, सैनिक पे खर्च कीजिएगा तो सैनिक शक्ति मजबूत होगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध भी किया था। तो सैनिक शक्ति मजबूत हुआ तो युद्ध में सहायता मिली। और जर्मनी का एकीकरण करने के लिए किससे किससे? तो डेनमार्क से युद्ध किया, ऑस्ट्रिया से युद्ध किया और फ्रांस से भी युद्ध किया था। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? जर्मनी का एकीकरण होने में क्या क्या समस्या था? जर्मनी के एकीकरण की बहुत सारी बाधाएं थी, जिनमें से मुख्य बाधा जो है, बाधाएं निम्नलिखित है। मेन जो है निम्नलिखित है। देखिए, जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा होना। देखिए, अगर आप मैप देखिएगा ना बाबू, तो जर्मनी जो है ना, अपना भारत से भी छोटा देश है। ठीक है, और बोल रहा है कि इतना छोटा, अपना भारत में क्या राज्य है? 28 राज्य है।
लेकिन जर्मनी भारत से छोटा होने के बावजूद भी जर्मनी में जो है ना 300 राज्य था। 300 छोटा बड़ा राज्य था। अब बताइए यहाँ का शासन संभालना कितना मुश्किल होगा। जैसे भारत में जिला है वैसे वहाँ राज्य होता होगा, ठीक है। तो जितना बड़ा जिला उतना बड़ा वहाँ राज्य होता होगा। सबका अलग अलग कानून होगा तो बड़ा दिक्कत होता होगा। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। अब किसी का एकीकरण करना है, जब तक आप में एकता का भावना नहीं है, राष्ट्रवाद का भावना नहीं है, तो एकीकरण होना संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव था तो एकीकरण कहाँ से होगा? नहीं हो पाएगा। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। अब जर्मनी अपना एकीकरण करना चाहे तो भी ऑस्ट्रिया बीच में टांग अड़ाता था, काहे कि कब्जा था ऑस्ट्रिया का उस पर। तो इस वजह से भी क्या होता, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाता था, इसे बाधा था। और जितना भी राज्य था, अभी वो जाने ना 300 छोटा बड़ा राज्य था, तो तीनों सौ राज्य का अलग अलग सोच था, अलग अलग कानून था, अलग अलग विचार था, ठीक है। जिसके वजह से उनका जर्मनी का एकीकरण होने में बाधा उत्पन्न हो रहा था। तो 4 पॉइंट लिखेंगे, दो दो नंबर आराम से मिल जाएगा आपको। चलिए अगला है लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है। देखिए लैंगिक विभेद मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव करना, स्त्री पुरुष में लड़का लड़की में भेदभाव करना, इसी को हम लोग लैंगिक असमानता बोलते हैं। तो देखिए समाज में लिंग के आधार पर किए गए असमान व्यवहार को लैंगिक असमानता कहते हैं। पूरा समाज लिंग के आधार पर दो वर्गों में विभाजित है, महिला में और पुरुष में। पूरा समाज दो वर्गों में बटा हुआ है कि नहीं, लिंग के आधार पर, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। आगे है, इन दोनों वर्गों में असमानता सदा बनी रहती है। इन दोनों वर्गों में कभियो देख लीजिए हरदम में से असमानता बना हुआ ही है, भेदभाव होता ही है। यह असमानता केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में व्याप्त है। खाली भारत में ऐसा नहीं है स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव, पूरा विश्व में है, ठीक है। इतना सा लिखिएगा ना, दो में दो आपको मिल जाएगा। अगला है सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या होता है? सत्ता में साझेदारी का मतलब होता है शासन में सब जाति सब वर्ग का अधिकार होना, ठीक है। तो देखिए सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व रखती है, थोड़ा मोड़ा नहीं काफी ज्यादा महत्व रखता है। यदि समाज के विभिन्न वर्गों को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समाज में हिंसक संघर्ष या गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। मतलब लोग आपस में लड़ने लगेंगे, यदि उचित सम्मान, जो जैसा वर्ग है जैसा पढ़ा लिखा है उस हिसाब से उसको सम्मान प्रतिनिधित्व प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा तो लड़ेगा आपस में, तो गृह युद्ध का स्थिति उत्पन्न होगा। वही लिखा हुआ है, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यदि विभिन्न समूहों को उचित पहचान व सत्ता में साझेदारी नहीं मिली तो उनके असंतोष एवं संघर्ष से सामाजिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता एवं सांस्कृतिक ठहराव उत्पन्न हो जाएगा। यदि अधिकार नहीं मिला उन लोग को तो क्या होगा, सामाजिक विभाजन मतलब समाज बंटना शुरू हो जाएगा, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीति में अस्थिरता आ जाएगा, ठीक है। और सांस्कृतिक ठहराव मतलब पढ़ाई लिखाई शिक्षा संस्कृति सब कुछ ठहर जाएगा, उसमें विकास नहीं हो पाएगा। तो सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में काफी ज्यादा महत्व रखती है। यदि सत्ता में साझेदारी नहीं होगी मतलब सब वर्ग का मिलजुल करके अधिकार नहीं होगा, सब लोग मिलजुल करके सत्ता में भाग नहीं लेंगे, तो क्या होगा, गृह युद्ध का स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। मतलब लोग लड़ने लगेंगे आपस में, ठीक है। कि किसी का मत पहुंचेगा सरकार तक, कोई पहुंचा नहीं पाएगा, कोई अपना आवाज बता नहीं पाएगा। तो ये सब बात है, ये सब लिख देंगे। चलिए अगला है सतत विकास किसे कहते हैं। सतत मतलब क्या होता है? सतत मतलब होता है लगातार। लगातार सतत मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार विकास, सतत विकास इसको बोलते हैं। तो देखिए सतत विकास क्या है, एक दूरदर्शी योजना है, मतलब दूर के लिए सोचा गया योजना है जो प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाए पहुंचाए बिना वर्तमान एवं भविष्य दोनों पीढ़ियों के लिए कल्याण के लिए कार्य करती है। सतत विकास क्या है? सतत विकास एक दूरदर्शी योजना है, दूर के लिए सोचा गया एक योजना है, प्लान है। किस लिए प्लान किया गया है? तो भविष्य के लिए, भविष्य के बारे में जान करके, जैसे हम लोग देखिए अभी हम लोग जानते हैं कि कोयला का यदि हम लोग ज्यादा उपयोग करेंगे, कोयला का ज्यादा उपयोग करेंगे, कोयला भविष्य में जाके समाप्त हो जाएगा। जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। उसी तरह हम लोग जानते हैं कि यदि ज्यादा प्रदूषण फैलाएंगे तो प्रदूषण भविष्य में बहुत नुकसान करेगा, तरह तरह का बीमारी हो जाएगा। तो ये सब जानते हैं, तो इस सब पे रोक लगा रहे हैं, यही तो है सतत विकास। तो सतत विकास क्या है, किसके लिए? अभी के लिए सोच रहे हैं कोयला खत्म हो जाएगा, नहीं, दूर के लिए सोच रहे हैं, भविष्य के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसी को सतत विकास बोलते हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना, अभी क्षति नहीं पहुंचाना है, क्षति बिना पहुंचाए वर्तमान एवं भविष्य दोनों पीढ़ियों के लिए कल्याण का कार्य करती है। यह भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं पर जोर देता है। भविष्य में क्या चीज का जरूरी पड़ेगा उसको ध्यान में रखते हुए अभी किस वस्तु का हम उपयोग करें उस पर जोर दे रहा है, ठीक है। तो ये लिखेंगे इसमें। चलिए अगला है अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 2013 में, 19 में, 20 में और 21 में, देखिए चार चार बार पूछा गया है। तो अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था एक विशेष क्षेत्र है। क्या है? अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र है
ठीक है, क्षेत्र विशेष की व्यवस्था जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने आवश्यकताओं से संबंधित अपनी सभी आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन करता है। इसका परिभाषा, ठीक है, थोड़ा अजीब तो नहीं है, आसान ही है। एक क्षेत्र है, क्षेत्र बोलिए या देश बोलिए, जहाँ पर क्या होता है, मनुष्य अपना जितना भी आवश्यकता है उससे संबंधित पूरा का पूरा आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा वित्त, समझ सकते होंगे, उसका संपादन करता है। जैसे 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 कृषि हो गया, व्यापार हो गया, उद्योग हो गया। तो आदमी को जहां पर अपना सारा आवश्यकता का पूर्ति हो जाता है, उस क्षेत्र को हम लोग अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इसका परिभाषा इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जहां पर मनुष्य के अपने सारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। दोनों तरह से परिभाषा लिख सकते हैं, तो जो आसान लगे वो लिख लीजिए। चलिए, अगला है कि संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन का परिभाषा लिखना है, 2015 में और 2019 में पूछा गया। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। जिसका भी उपयोग मानव कर ले, सब कुछ संसाधन है। क्या समझे? जो भी चीज का उपयोग मानव करता है, सब कुछ संसाधन है। जैसे आप अभी फोन पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फोन भी क्या है? संसाधन है। जैसे आप लोग खाना खाते हैं, तो खाना क्या है? संसाधन है। जैसे पेड़ पौधा, घर, खाना, पढ़ाई, लैपटॉप, फिर उसके बाद फोन, बेड पे सोते हैं तो बिस्तर, लकड़ी, सब क्या है? संसाधन है। जिसका भी उपयोग मानव कर ले, सब संसाधन है। कोयला वगैरह जो भी चीज है। चलिए, अगला है कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं, राष्ट्रवाद एक प्रकार की भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक भावना है। कैसी भावना है? एकता की भावना है। कैसी भावना है? एकता की भावना है। राष्ट्रवाद एक एक प्रकार की भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक या सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। पहली बात, राष्ट्रवाद क्या है? तो एक भावना है। कैसी भावना है? तो एकता की भावना है। ठीक है, और वो किसी भी क्षेत्र, जैसे कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है, पहाड़ पठार मैदान, सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, सांस्कृतिक क्षेत्र होता है, कहीं भी हो, वहां पे रहने वाले लोग के बीच में भी एकता का भावना आ गया, उसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोलेंगे। ठीक है, चलिए, अब है राष्ट्रवाद के विकास में पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण योगदान है। पुनर्जागरण मतलब फिर से जगना, मतलब नया नया ज्ञान होना, राष्ट्रवाद के विकास में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक पुनर्जागरण नहीं होगा तब तक राष्ट्रवाद का विकास नहीं होगा। तो एशिया हो या यूरोप, दोनों जगह, एशिया में भी भारत में राष्ट्रवाद कब आया? भारत में राष्ट्रवाद आया जब भारत में पुनर्जागरण का काल आया। ठीक है, जब आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सब समाज आया, वो लोग फिर से जानना शुरू किया, तब जो है राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तब उसको पता चला कि हम लोग गुलाम है, आजाद होना चाहिए। तो एशिया हो या यूरोप, दोनों जगह जो है पुनर्जागरण के कारण ही राष्ट्रवाद का विकास हुआ है। दोनों ही जगह राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ? जब पुनर्जागरण हुआ है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आज हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह से 10-10 क्वेश्चन करके हमारा 10 वीडियो आएगा। इस 10 वीडियो में सोशल साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। विश्वास रखिए, जरूरी पड़ा तो किसी किसी में 15 क्वेश्चन भी करा देंगे, ज्यादा हुआ तो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा सीरीज को कंप्लीट करेंगे। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।